सौगात की एक बात यह कि जो ये कुछ दिन पहले गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने आत्महत्या की, उस खबर में एक बात जिसने लोगों को चौंकाया वो ये थी कि बताया गया कि बच्चियां कोरिया के कल्चर से इतनी प्रभावित हो चुकी थीं कि खुद को भारतीय ही नहीं मान रही थीं। अपने कोरिया के लोगों जैसे उन्होंने नाम रख लिए थे, कोरिया की गेम खेलती थीं वगैरह वगैरह। मतलब जैसे वशीकरण सा हो जाता है, वैसी कुछ कहानी बताई गई। ये तीनों छोटी छोटी बच्चियां थीं, 12, 14, 16 साल की। उनकी डायरी से पता चला कि वो कोरिया की संस्कृति से बहुत प्रभावित थी। लोगों को शौक तो लगा, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पब्लिक अपने आसपास कोरिया के कल्चर को कई जगह अब महसूस भी कर रही है। न सिर्फ महसूस कर रही है, बल्कि एक तरह की दीवानगी सी देखी जा रही है। युवा, खासकर लड़कियां, आजकल आपको कोरिया के गानों पर झूमते मिल जाएंगे। उस संगीत को बाकायदा नाम दे दिया गया है, के पॉप, कोरिया पॉप, के पॉप। लोग कोरिया के सीरियल देखते रहते हैं, उनको के ड्रामा कहते हैं, कोरिया ड्रामा, के ड्रामा। कोरिया की कई गेम खेलते रहते हैं, दीवानगी तक देखी जा रही है। गाजियाबाद की इन बच्चियों के बारे में तो यह बताया जा रहा है कि वो इन गेम और के ड्रामा वगैरह के कोरिया के नामों से वो इतनी जुड़ गई थी कि जब उनके पापा ने उनका फोन बेच दिया तो वो बहुत परेशान हो गई थी। खैर, उसके इसकी सच्चाई जो भी हो वो अलग विषय है, लेकिन आखिर ये कोरिया का कल्चर, वहां की संस्कृति इतनी तेजी से भारत में कैसे फैल गई? क्यों हमारे युवा उसके प्रति इतने आकर्षित हो रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर में ये दीवानगी हाल के सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है, और हाल ही के सालों में तेजी से बढ़ी है। और फैक्ट यह है कि यह एक बिल्कुल प्लान के तहत फैलाया गया है। जी, वहां की सरकार का प्लान था ये। वहां की सरकार ने इसको बिल्कुल एक इंडस्ट्री की तरह फैलाया है। ये जो खूबसूरत रिश्ते वहां के ड्रामा में दिखाए जाते हैं, ये जो माहौल वहां के पॉप गानों में दिखाया जाता है, वहां की गेम में जिस तरह की चकाचौंध दुनिया बनाई जाती है, ये सब वहां की सरकार ने एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तौर पर बनाया है। कोरिया ऐसा बिल्कुल नहीं था। और जब हम कोरिया की बात कर रहे हैं तो ये दक्षिण कोरिया की बात हो रही है। उत्तर कोरिया तो वो किम जोंग उन वाला है, वहां के तो वो एक तरह से तानाशाह हैं, और समाज अब भी उत्तर कोरिया में पुराने ढर्रे पर ही है। ये सब जो दिल फरेब दुनिया दिखाई जाती है वो दक्षिण कोरिया की है, और ये सब बस कुछ ही सालों में देखते देखते दुनिया की आंखों के सामने पूरा संसार गढ़ा गया है। पब्लिक जानती नहीं कि 25-30 साल पहले तक का कोरिया कैसा था, क्योंकि दूसरी वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई 1945 में, उसके बाद कोरिया वॉर हुई। फिर कोरिया दो हिस्सों में बढ़ गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, जहां से आज के ये के पॉप और के ड्रामा आते हैं, ये बहुत गरीब था। उत्तर कोरिया भी गरीब था, अब भी गरीब है, लेकिन दक्षिण कोरिया भी गरीब था। गरीब मतलब बहुत ही गरीब। 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुई, 3 साल चली, लाखों लोग मारे गए, पूरा देश बर्बाद हो गया था। युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया एशिया के सबसे गरीब देशों में एक था। लोग भूखे मर रहे थे, घर नहीं थे, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन सरकारें वहां तानाशाही वाली थी, राजनीतिक आजादी नहीं थी, प्रेस पर सेंसरशिप, विरोधियों को जेल, ये सब चलता रहता था। इस बीच जापान, जो वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो गया था, वो तरक्की करता गया, और दक्षिण कोरिया गरीब रहा। सिंगापुर भी गरीबी से निकलकर आगे निकल गया 1965 के बाद, लेकिन दक्षिण कोरिया पीछे ही रहा। लेकिन वहां के समाज में भी एक तरह से कट्टर अनुशासन था। समाज में, सरकार की बात अलग है, समाज के अंदर परिवारों में कट्टर अनुशासन था। मेहनत मेहनत मेहनत, परिवार परिवार परिवार, इसके साथ शिक्षा पर ऐसा जोर कि आप जो सोचते हो ना कि भारत में पढ़ाई लिखाई पर मां बाप जोर देते हैं, वहां का सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। बच्चों को 16-16 घंटे किताबों में घुसाकर रखने का कल्चर, और गलती कर दी बच्चे ने तो मारो बेंत पर बेंत, थप्पड़ पर थप्पड़, कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कहते हैं कि लोग अपने बच्चे के स्कूल के मास्टर साहब को भी अपना डंडा देकर आते थे कि अगर हमारा बच्चा ना सीखे तो ठीक से 2 लगा देना। लड़कियों पर बेतहाशा सख्ती होती थी। स्कर्ट की लंबाई फैशन के नाम पर आधा इंच भी छोटी की किसी बच्ची ने तो
पिटाई कर दी जाती थी। अपनी मर्जी से शादी तो भूल ही जाओ। परिवार के हिसाब से ही रिश्ते होते थे और करने पड़ते थे, शहरों में भी। और ग्रामीण इलाकों में तो गरीबी थी, किसान गरीब थे, कीमतें सरकार कंट्रोल करती थी। फिर शहरों में फैक्ट्रियां बनी, सरकार ने कोशिश की जापान की तरह आगे निकलने के लिए, सरकार ने जोर लगाया, लेकिन मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता था। ऐसे माहौल में 1960 से 1980 तक दक्षिण कोरिया ने अपने देश को दुनिया से आगे निकालने की राह पर धकेल दिया और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। सैमसंग, एलजी, हुंडई जैसी कंपनियां बनी, लेकिन यह सब सरकार के नियंत्रण में था। मतलब कंपनियां सरकारी नहीं थी, लेकिन होता सब कुछ सरकार के नियंत्रण से था। कंपनियां तो प्राइवेट, लोगों से दिन रात काम करवाती थी कंपनियां। बहुत ही तनाव का माहौल था। स्कूलों में बच्चे सुबह से शाम तक पढ़ते रहते थे, पूरा दिन स्कूल। फिर भी नंबर लाने का दबाव इतना होता था कि आज भी कोरिया में बच्चों की आत्महत्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। फिल्मों और संगीत पर तो नियंत्रण होता था इस दक्षिण कोरिया में, जहां की अभी आप देख रहे हो फिल्में और ये ड्रामा। कुल मिलाकर समाज कठोर था, बहुत संघर्ष वाला जीवन होता था। फिर 1987 में वहां लोकतंत्र आया और वहां की सरकार में मंथन हुआ कि जापान से आगे कैसे निकलना है, और चीन भी बढ़ने लगा था। सैमसंग, ह्युंडई, एलजी, देवू ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां तो कोरिया ने बना ली थी, लेकिन कोरिया को और रफ्तार चाहिए थी। तो एक अलग रणनीति की तलाश हुई जो बाकी देशों से अलग हो। तो जवाब पता है कहां से आया? एक फिल्म से, एक हॉलीवुड की फिल्म से। हॉलीवुड की 1993 में हॉलीवुड की फिल्म जुरासिक पार्क रिलीज हुई, आपको भी याद होगा। तो कोरिया की सरकार को एक बड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि एक सरकारी रिपोर्ट बनाई गई और प्रेजेंटेशन दी गई राष्ट्रपति किम युंग सैम को। उसमें उनको बताया गया कि इस एक फिल्म ने दुनिया भर में इतनी कमाई की जितनी कमाई हुंडई कंपनी की 15 लाख कारों के एक्सपोर्ट से हमको होती है। 15 लाख कारों का एक्सपोर्ट और एक फिल्म का एक्सपोर्ट एक बराबर। दक्षिण कोरिया की सरकार ने सोचना शुरू किया कि भाई ये तो अलग ही खेल हो सकता है आगे निकलने का। कोरिया तब अपनी अर्थव्यवस्था को कारों, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंडस्ट्री पर टिकाया हुआ था, लेकिन एक विदेशी फिल्म ने अकेले इतना पैसा कमा लिया जितना उनकी सबसे बड़ी कंपनी लाखों कारें बेचकर कमाती थी। इस एक रिपोर्ट ने पूरी सरकार का रुख ही पलट दिया। कोरिया की सरकार ने रणनीति बनाई कि कल्चर और एंटरटेनमेंट तो एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मतलब संस्कृति से दुनिया में प्रभाव और पैसा दोनों कमाने की रणनीति पर काम शुरू किया गया। लेकिन लोगों ने बोला हमारा कल्चर तो दुनिया को डरा देगा, यहां की क्या ड्रामा दिखाएं, यहां के क्या फिल्में दिखाएं, हमारा कल्चर देख के तो लोग डर जाएंगे, क्योंकि यहां तो परिवार ही मिलिट्री की तरह चलते हैं। तो सरकार ने बोला कि अगर इसको इंडस्ट्री बनाना है और दुनिया पर छाना है तो दुनिया के सामने ऐसी तस्वीर खींच डालो कि हमारे परिवार तो खूबसूरत रिश्तों के अल्टीमेट उदाहरण है, और अभी से कर डालो। इसमें निवेश करना है तो ऐसा निवेश करो जैसा बड़ी इंडस्ट्री में करते हैं। तो सरकार भी पैसा लगाएगी और परिवारों में भी पूरा माहौल बदल दो। तो 10-20 साल में अगली पीढ़ी जब बड़ी होगी तो वो दुनिया को दिखाएगी कि कोरिया की जिंदगी से खूबसूरत कोई जिंदगी ही नहीं। इस सरकार ने प्लान बनाया। इसके बाद कोरिया की सरकार ने कल्चर इंडस्ट्री में भारी निवेश शुरू कर दिया। जैसे किसी उद्योग पर सरकार फोकस करती है ना, वैसे इस पे फोकस किया, दबाकर पैसा लगाया सरकार ने। फिल्में, टीवी ड्रामा, संगीत सबको बढ़ावा दिया गया और क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं। कहा हॉलीवुड से टक्कर लेनी है, हॉलीवुड से बेहतर कैमरे, हॉलीवुड से बेहतर तकनीक, सब पर पैसा लगाया गया। एक मिशन की तरह काम हुआ। 1999 में बेसिक लॉ फॉर प्रमोटिंग कल्चरल इंडस्ट्रीज नाम का कानून पास किया गया। यह करने के लिए सरकार ने यूनिवर्सिटियों में कल्चर डिपार्टमेंट खोले, टैक्स में छूट दी, बजट बेतहाशा बढ़ा दिया। 1998 में कल्चर का बजट $1.40 करोड़ था वहां का। 2001 में उसको $8.40 करोड़ कर दिया। $8.40 करोड़, सीधा 6 गुना।
के ड्रामा और गाने पॉपुलर होने लगे। सोचिए, सरकार इस पे पैसे लगा रही कि सेट्स बनाओ, बढ़िया बनाओ, शूटिंग करो, ये करो, सरकार प्रोत्साहन दे रही है। पहले एशिया में कल्चर फैला, चीन, जापान, ताइवान में। एक के ड्रामा आया विंटर सोनाटा, उसने 2002 में जापान में धूम मचा दी। फिर के पॉप परवान चढ़ने लगा। सरकार इसको इंडस्ट्री की तरह देख रही थी कि ये हमारा एक्सपोर्ट है, इससे हमारे को कमाई हो रही है। 2012 में आपको याद होगा, साई नाम का एक सिंगर आया, उसका गाना आया गंगनम स्टाइल। गंगनम स्टाइल पूरी दुनिया में हिट हो गया। तो सरकार हर लेवल पर बढ़ावा देती रही। वहां की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म ने कोका नाम की एजेंसी बनाई, KOCCA, कोरिया क्रिएटिव कंटेंट एजेंसी। सरकार ने बनाई भी क्रिएटिव कंटेंट के लिए। वो फंड देती है, इंटरनेशनल प्रमोशन करती है के ड्रामा का, के पॉप का, सरकार के लेवल पर। और आज वहां की कल्चरल इंडस्ट्री 8,300 करोड़ डॉलर की बन गई है। 8,300 करोड़ डॉलर इसकी इंडस्ट्री बना दी है। इससे जो टूरिज्म आ रहा है वो अलग। अब लोग कोरिया घूमने जाना चाहते हैं इसको देख के। इससे वहां के कॉस्मेटिक्स दुनिया भर में फैल रहे हैं, वो अलग कि भाई वो लोग क्या लगाते हैं, वो कौन सी क्रीमें लगाते हैं, वो कौन सी लिपस्टिक लगाते हैं, वो बिक रहा है। कोरिया के खाने के रेस्टोरेंट फैल रहे हैं सब जगह, वो सब अलग है इस 8,300 करोड़ डॉलर की इंडस्ट्री से। उनकी कमाई अलग हो रही है। तो हर तरफ से इसका फायदा मिल रहा है। गेम्स की, इवेंट्स की, सबकी अलग अलग मल्टीनेशनल इंडस्ट्री खड़ी कर ली है कोरिया ने। देखते ही देखते 25 साल में खड़ा कर लिया। कोविड आया तो सरकार ने और पैसा लगाया इसमें, क्योंकि उसको लगा दुनिया भर में लोग घर पर बैठे हैं, देखेंगे कोरिया की चीजें। नेटफ्लिक्स के साथ कोरिया के लोगों ने पार्टनरशिप कर ली, पूरा सरकार का बैकिंग। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा कोरिया ने यहां तक पहुंचने में, जहां उसका कल्चर अब पहुंचा है। और उनके समाज की जिंदगी की छवि जो थी उससे बिल्कुल ऐसी कर दी, ऐसी बना दी, पूरी दुनिया को लगे कि जिंदगी हो तो कोरिया जैसी हो, ऐसा कर दिया। यह मौका भारत के पास कई बार आया, कई बार। एक वक्त था कि राज कपूर का आवारा हूं रूस, चीन, जापान कहां नहीं गाया जाता था। अमिताभ बच्चन के नाम पर विदेशों में टैक्सी वाले किराया नहीं लेते थे, यह पॉपुलैरिटी थी। मिथुन चक्रवर्ती के डिस्को डांसर की धूम मच गई थी। शाहरुख खान के नाम पर आज भी कई देशों में दीवाने घूम रहे हैं। लेकिन हमने उस नजरिए से अपनी इस ताकत को भुनाया ही नहीं। संस्कृति के एक्सपोर्ट में भारत से ज्यादा संस्कृति किसके पास है दुनिया में, बताइए। तो कोरिया की यह कहानी 20-25 साल की है कि अगर एक देश ठान ले तो क्या से क्या नहीं कर सकता। 100 बात की एक बात।